हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपना नॉवेल की तरफ। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। हाँ हाँ, जल्दी से फोकस करो। ये देखो, नाकाबिले यकीन चीज के यहाँ लेडी इंस्पेक्टर जो प्लेस में बोल्ड खातून भी हैं, वो आज घूंघट में अपना चेहरा छुपाया मशरकी लड़कियों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अरियान ने जो डर डर कर पहली बार अपने ही कमरे में पांव रखा था, उसको लगा शायद उसका इस्तेकबाल काफी बुरे अंदाज में होगा, क्योंकि वो मिशा से हर चीज की तवक्का रखता था। लेकिन उसको लाल दुपट्टे में अपना चेहरा छुपाए बैठा देखना उसके लिए यकीन करना मुश्किल सा था। मिशा, मिशू, डार्लिंग, ओ दिलरुबा, आर यू देयर? मिशा को चुपचाप कुछ भी न बोलता देखकर अरियान को अजनबा हुआ, तभी उसके हाथों में खुजली करवाने के लिए ऐसे नामों से पुकारने लगा। लेकिन मिशा की तरफ से कोई भी जवाब उसको मौसूल नहीं हुआ था। तो अरियान को तफ्तीश हुई। या अल्लाह, कहीं फौत तो नहीं हो गई? शादी की खुशी तो मुझे बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं नहीं हुआ फौत। अरियान आहिस्ता से चलता हुआ बेड के करीब आया। मिशू रानी, क्या हो गया? कोई नाराजगी है क्या? खुदारा इस चुप्पी को मार, मुझे ना मारो वरना मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, बस फना हो जाऊंगा। आर्यन ड्रामाई अंदाज में कहता बेड पर उसके सामने बैठ गया। ओ, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं? तो नो प्रॉब्लम, मैं ये नेक काम अभी कर लेता हूँ। कहने के साथ ही आर्यन ने उसका घूंघट ऊपर करने लगा। आ अम्मी! घूंघट उठाने पर जो आर्यन ने तस्वुर कर बैठा था कि मिशा का प्यारा सा चेहरा नजर आएगा, लेकिन अपने सामने स्केलेटन देखकर उसके होश उड़ गए थे, जो बहुत डरावना सा था। और उसको देखकर अरियान बेसख्ता बेड से नीचे गिर पड़ा था। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे खड़ी मिशा, जो खुद को हिजाब और हैवी ज्वेलरी से आजाद किए कब से उसका ड्रामा बर्दाश्त करी थी, अरियान की चीख पर वो पर्दे से बाहर निकलती जोर से केका लगाने लगी, क्योंकि उसकी सोच से ज्यादा अरियान की हालत खराब हुई थी। ये क्या था? अरियान अपने धड़कते दिल को संभालता मिशा को घूरने लगा। इसको आसान उर्दू में ढांचा कहा जाता है, मिशा ने बड़ी मासूमियत से बताया। बहुत ही कोई बेहुदा मजाक था। आर्यन उठकर अपने हाथ झाड़कर नागवारी से बोला, तो उसका ऐसे शदीद रद्द अमल देखकर मिशा की हंसी को ब्रेक लगी थी और वो आंखें छोटी किए आर्यन को देखने लगी, जिसके चेहरे के तासुरात खतरनाक हद तक संजीदा थे। मैंने मजाक किया था और मजाक को मजाक में लो तो अच्छा होगा। ज्यादा मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं तुम्हें। मिशा ने दांत पिसकर उसको देखकर कहा, तुम्हारा ये मजाक आज जरूरी था? आज हमारी स्पेशल नाइट थी और तुम्हें ऐसे बेतुके ख्यालात आते कैसे हैं? आर्यन बाजू सीने पर बांधकर उससे जवाब तलब हुआ। आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? मिशा भी उसके अंदाज में खड़ी होती हुई बोली। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? और जो तुमने किया उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आर्यन तो जैसे तप उठा था। ओ, तो तुम्हारा मतलब है सारी गलती मेरी है? मेरी क्या गलती भाई? तुम्हें देखना चाहिए था ना कि जिसके साथ तुम रोमांस कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी है या कोई स्केलेटन। मिशा ने सारा इल्जाम उस पर डाला। मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये ढांचा सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारा जुड़वा भाई था और तुमने इसको मार मार कर यहाँ तक पहुंचाया है। आर्यन ने दांत कचाकर कहा। व्हाट, मेरी तरह? मिशा बाकायदा चीख पड़ी। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन बेचारा बिला वजह तुम्हारे हाथ आ गया और तुमने इस वजह से इसको मारा कि ये तुम्हारे साथ दुनिया में क्यों आया। तुम्हें तुम्हारे अलावा इसका आना अच्छा नहीं लगा और बेचारे को इस हाल में पहुंचाकर अपने संग लेकर घूम रही हो। शेम ऑन यू। अरियान ने सही मायनों में उससे हिसाब बेबक किया तो मिशा ने बाजू चढ़ाए। ये ढांचा, अब मैंने तुम्हारे सर पर ना मारा तो मैं भी मैं नहीं। मिशा ने खतरनाक तेवर उसको देखकर कहा तो आर्यन घबरा कर राह फरार तलाश करने लगा। देखो मिशू रानी, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरा अदब करना तुम पर फर्ज है। तुम क्यों खुद को जहन्नुमी बना रही हो? आर्यन ने उसको डराना चाहा, लेकिन मिशा उसकी बातों में कहाँ आने वाली थी। उसने ढांचा लिया और आर्यन की तरफ आने लगी कि उसका पाँव लहंगे में अटका और वो धड़म से जमीन बोझ हुई थी, जिस पर आर्यन, जो खिड़की से कूदकर खुद को मिशा से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको यूं बेढंगे अंदाज में गिरता देखा तो पहले जोर से अपनी आंखों को मींचा था, लेकिन फिर एक आंख से मिशा को देखा, जिसके बालों का जुड़ा जाने कैसे उसके गिरने से खुल गया था और सारे बाल किसी आबशार की तरह उसके चेहरे पर गिरते किसी डायन का रूप इख्तियार कर गए थे। मिशा ने कालीन से अपना सर उठाया तो उसका पूरा चेहरा बालों की आड़ में छुपा हुआ था, बस लाल रंग की लिपस्टिक से सजे होंठ उसके जाहिर हो रहे थे। आर्यन ने अपनी एक आंख से उसका मुकम्मल तौर पर जायजा ले लिया और उसका केका छूट गया था। वाह माय गॉड, क्या लग रही हो यार। अब देखो ना शोर की नाफरमानी करने का अंजाम। आ बचाओ!
अरियान जो जोर से केका लगाता उसका मजाक उड़ाने में मसरूफ था। वो जहाँ था उसका फरामोश किए खिड़की से अपने हाथ ऊपर उठाए तो कल्लाबाजी खाने की स्टाइल में वो भी खिड़की से गिर पड़ा तो ये आखिरी अल्फाज उसके मुंह से बरामद हुए। दूसरी तरफ खिड़की से अचानक अरियान को गायब होता देखकर मिशा भी अपने गिरने के गम को बुलाए उसका दोनों हाथों से संभालती गिरती पड़ती खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। उसको बस एक बात की फिक्र थी कि कहीं वो अपनी शादी की पहली रात बेवा ना हो जाए। सलाम इश्क, तहरीर रिमशा हुसैन। अरियान तुम कहाँ हो? मिशा ने अरियान को नीचे नहीं देखा तो आवाज देकर पूछा क्योंकि उसको समझ नहीं आया कि ग्रुप अंधेरे की वजह से अरियान उसको नजर नहीं आ रहा या फिर वो था ही नहीं। अरियान क्या तुम जिंदा हो? मिशा ने फिर से उसको आवाज दी। हाँ अभी तक तो जिंदा हूँ लेकिन अगर तुम बेवा बनना नहीं चाहती तो जल्दी से मेरी मदद करो। अचानक अरियान की आवाज सुनकर मिशा का दिल उछलकर हलक तक आया था। अरियान की आवाज बहुत भारी थी और जब वो ऊंची आवाज में बात करता तो ऐसा लगता जैसे गरज रहा हो, पर अगर आहिस्ता आवाज में बात करे तो ठीक था। दूसरा, उसको अपने सामने किसी और की ऊंची आवाज बर्दाश्त कहाँ थी, या उसने कब किसी को इतना मौका दिया था कि कोई उसके सामने इतना बोले या ऐसे बोले। तुम हो कहाँ डफर? मिशा थोड़ा मजे झुककर खिड़की के नीचे देखने लगी। वही हूँ जहाँ तुम्हारी बटन जैसी आंखें नहीं पहुंच पा रही, अंधी नहीं हो तो। अरियान की तपी हुई आवाज सुनकर मिशा को ताव तो बहुत आया था लेकिन ये वक्त तहम्मुल मुजाहिरे करने का था। तभी उसने जाने कैसे खुद पर जब्त किया था। अगर आज के दिन किसी क्रीम का इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा नहीं तो अंधेरे में तुम्हारी शक्ल ही नजर आ जाती। मिशा ने तंजिया आवाज में उससे कहा। जितने गज भरकर तुमने अपने चेहरे पर मेकअप थोपा था ना, उसके बावजूद और उसके साथ तुम्हारी शक्ल इतनी गोरी नहीं लग रही थी जितना मैं इस वक्त रात की तारीकी में बगैर किसी मसनूई चीज के गोरा लग रहा हूँ। आर्यन ने सोचा जान जाती है तो चली जाए लेकिन फूलझड़ी छोड़ने का मौका ना जाए। हाँ हाँ तुम तो चांद की तरह चमक रहे हो ना, अब बताओगी भी या नहीं कि हो कहाँ तुम? मिशा तंज हुई। 2 नंबरी पुलिस ऑफिसर ने पंप के पास लटका हुआ हूँ, अगर वो नजर आ जाता है तो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरी मदद करो। अरियान ने दांत कचाकर उससे कहा। व्हाट पंप? मिशा हैरत से बड़बड़ाती थोड़ा मजीद झुकी तो उसको अरियान पंप को पकड़े लटकता हुआ नजर आया। यानी उसमें कोई बेत नहीं था कि अगर यहाँ पंप ना होता तो अरियान की हड्डियों को आज टूटने से कोई बचा नहीं सकता था। अगर दीदार कर लिया हो तो मुझे बचाने की सोचो, मैं मस्जिद पंप के आश्रय नाटक नहीं सकता। आर्यन सर उठाता उसको खा जाने वाली नजर से देखकर बोला। वो दोनों भी अपनी दुनिया की अजीब किस्म का जोड़ा था जहां दुल्हन स्केल्टन के डर से खिड़की फैलाते हुए गिर पड़ा था और अपने आप को संभालती गिर पड़ी थी, तो कभी दूल्हा पंप के आश्रय था जिसकी चिकनाई से बार बार उसके हाथ फिसल रहे थे। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं हैं जो तुम तक पहुंच जाएं। मिशा ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। कानून के हाथ लंबे होते हैं तो तुम्हारे हाथ क्यों टिड्डी हैं? क्या तुम कानून के साथ वफादार नहीं, या बस 10-20 फीट की जबान पाली हुई है जो मुझ तक ही क्या आसपास हर किसी तक पहुंच रही है? अरियान झिंझलाहट से भरपूर आवाज में उससे बोला। अगर ऐसा होता तो तुम्हारा भाई लाइटें मारता हुआ जरूर आता, और अगर वाकई में तुम चाहते हो तुम्हें पंप से लटका हुआ कोई ना देखे तो मुझसे जरा इज्जत से बात करो। मिशा ने जिताती नजर से उसको देखकर कहा। जान बच गई तो कहीं से किसी इज्जत को ढूंढकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन यार अभी तो बचाओ, मेरा सांस खुश्क हो रहा है और पता नहीं किस मनहूस ने इस पंप को धोया था। धर्म है और बार बार मेरा हाथ फिसल रहा है। अरियान उससे कहता आखिर में पंप को घूरती हुई नजर से उसको देखकर बोला। तुम्हारा कोई हाल नहीं, मैं कुछ करती हूँ। मिशा सर झटककर उससे कहती बेड से चादर को पकड़ा, फिर खिड़की के पास उसको मजबूती से बांधती, बाकी एक का सिरा नीचे फेंका। इसको पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करो। मिशा ने जल्दी से उसको कहा। क्या तुम पागल हो या फिल्में ज्यादा देखती हो? मैं इसको पकड़कर कैसे आ सकता हूँ? अरियान को मिशा का आइडिया बेतुका सा लगा। उसको डर लग रहा था अगर वो चादर को पकड़ेगा तो कहीं गिर पड़कर शादी की पहली रात शहीद ना हो जाए। जिस तरह पंप को अपनी महबूबा समझकर मजबूती से पकड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही इस चादर को भी अपनी गर्लफ्रेंड समझकर चिपक जाओ और ऊपर आने की कोशिश करो। मिशा ने दांत पे दांत जमाए उससे कहा। देखो अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे शर्म आएगी। अरियान इस क्रिटिकल हालत में भी बाज नहीं आया था। अगर शर्म ज्यादा महसूस हो रही तो उसमें डूबकर मर जाओ। मिशा का दिल चाह रहा था वो अपना सर दीवार पे दे मारे। अजीब सूरत हाल में फंसी हुई थी। यहाँ एक तरफ सारे दिन की थकावट से उसका बदन चूर था और वो आराम करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ एक अरियान था जो जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा होने के बावजूद भी मस्करापन खाने में लगा हुआ था।
खैर मेरा इरादा तुम्हें बेवा करने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो हम दोनों को मिलकर 20-30 बच्चे पैदा करने हैं। अरियान कलमा पढ़कर चादर को मजबूत से पकड़े शौक लहजे में बोला तो मिशा का दिल चाहा चादर को जहां उसने मजबूती से बांधा था वहां से उसको खोलकर अरियान को ऊंचाई से गिराए, जो काफी ढीठ ही हड्डी था। इसके सारे ऊपर आने की कोशिश करो। मिशा ने उसकी बात को इग्नोर किया। हाई क्वालिटी वारंटी का ये एक फायदा होता है कि आप अच्छे कपड़े वाली चादर को बांधकर अच्छे से झूला झूलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हो। आर्यन वाकई में चादर से चिपकता एक पाँव अपना जोर से दीवार पर मारकर यहाँ वहां झूलने लगा तो मिशा का मुंह हैरत के मारे पूरा खुला का खुला रह गया था। जो किसी बच्चे की तरह झूला झूल ऐसे रहा था जैसे वाकई में कोई झूला हो। यहाँ उसके जान के लाले पड़े हुए थे और वहां उसको ये चीज एक एडवेंचर की पड़ी थी। क्या तुम पागल हो? अगर चादर फट गई ना तो लेते रहना तुम झूला। मिशा ने उसकी अकल पर मातम करते हुए उसे कहा। पागल हूं तभी तो तुमसे पहली नजर में प्यार किया था, वरना खुद सोचो और अपने आप को आईने में देखो। क्या कोई अक्लमंद इंसान अपने होशो हवास में रहकर तुमसे प्यार कर सकता है? अरियान ऊपर चढ़ने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करता उससे बोला। तुम्हें ऊपर ही आना है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने हाथों की खुशी तुम्हारी पीठ को मारकर खत्म करूं। मिशा ने उसको वार्न किया। जो आज तुमने मेरे साथ किया है ना वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारी वजह से मेरी हड्डियां टूटने वाली थी। अरियान ने कहा। तो तुम्हें किसने कहा था कि खिड़की के पास खड़े होने को? इतना बड़ा कमरा था, लेकिन नहीं, तुमने तो तीसमार खान की नकली कॉपी बनना था। मिशा ने उसको अब बस थोड़ा दूर देखा तो सीधी होकर खड़ी हुई। इस वक्त तो मुझे अपना आप धूम थ्री वाला आमिर खान लग रहा है। आर्यन ने फखरी अंदाज में उसको बताया और अपना हाथ ऊपर किया। जो मिशा ने आगे बढ़कर थाम कर उसको एक झटका दिया तो उसका खुद का पाँव फिर से लहंगे में अटका और वो दोबारा से गिरी थी। लेकिन इस बार उसको चोट पहले की निस्बत ज्यादा आई थी, क्योंकि एक तो उसका सर जोर से फर्श पर लगा था, दूसरा आर्यन का भारी वजूद भी उस पर गिरा था। मेरा सर! मिशा कर रहा उठी। देखो, अगर सर पर गहरी चोट आई है तो तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि आज हमारा निकाह हुआ है, वो भी ताज़ा तरीन फ्रेश सा। अरियान उसका गाल थपथपाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करके बोला तो मिशा ने तंग होकर एक लात उसके पेट पर मारकर दूर किया तो वो अपने पेट पर हाथ रखकर साइड पे गिर पड़ा था। भला आखिर अरियान मिशा के इर्तिकाब का हिस्सा बन चुका था। निहायत ही कोई बदतमीज किस्म के इंसान हो, बजाय मेरी तबीयत पूछने के तुम्हें बस ये पड़ी है कि मैं निकाह न भूल चुकी हूँ। मिशा ने उठकर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जवाब में अरियान वहीं लेटता हंसी से लोटपोट होने लगा, क्योंकि उसको अपना पंप पर लटका तो याद नहीं आया था। हाँ, अलबत्ता मिशा का गिरकर अजीब व गरीब हुलिया जरूर याद आया था, जिस पर उसकी हंसी में इजाफा होता जा रहा था। तो दूसरी तरफ मिशा को लगा शायद वो अपनी कुछ देर कबल हुई हालत के बारे में सोचकर हंस रहा है, इसलिए जहाँ पहले उसको हंसने का मौका नहीं मिला था अब वो भी हंस पड़ी थी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की हंसी से अनजान थे। अगर उनको वजह पता लग जाती तो कोई शक नहीं था कि वो दोनों एक बार फिर लड़ने लग जाते। अस्सलाम वालेकुम। सुहान बेड पर बैठी जुएस का इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आता उसको सलाम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम। जुएस को देखकर सुहान अपना पाँव समेट कर बैठ गई। कैसी हैं आप? जुएस को कुछ और समझ नहीं आया तो बात करने के कर से हाल हवाल पूछने लगा। मैं ठीक, आप कैसे हो? सुहान शायद उससे ज्यादा नर्वस थी, तभी जवाबन बताने के बाद उससे पूछा। मैं ठीक हूँ और आपको यहाँ अपने कमरे में देखकर और भी ठीक हो गया हूँ। सुरेश उसका हनाई वाला हाथ अपने हाथ में लेकर बोला तो सुहान होले से मुस्कुराई थी। कभी कभी मुझे आप पागल लगते हो, सुहान ने बताया। क्यों नहीं लगूंगा, पागल हूँ भी तो आपके लिए ना, सुरेश फौरन से बोला, जिस पर सुहान को जैसे चुप्पी लग गई थी। क्या हुआ? उसको फिर से कुछ ना बोलता देखकर जुरेश ने पूछा। एक बात पूछनी थी आपसे, सुहान ने उसको देखकर कहा। जी पूछें। जुरेश ने सवालिया नजर से उसको देखा। आप पाकिस्तान क्यों आए? मतलब आपका सब कुछ तो लंदन में था ना, यहाँ तो आपकी अच्छी यादें ना थी तो फिर? सुहान को जो सवाल बहुत वक्त से सता रहा था आज वो पूछ लिया। मैं यहाँ कभी ना आता अगर आप बगैर मुझे बताए पाकिस्तान ना आती तो, जुरेश ने कहा। मुझे लगा था आप मेरे साथ वक्ती लगाव है जो मेरे इस तरह जाने से ख़त्म हो जाएगा, सुहान ने कहा तो उसके हाथ पे जुरेश की गिरफ्त मजबूत हुई थी। आपसे वक्ती लगाव होता तो निकाह ना करता और ना आपकी यूं जाने से मैं हर्ट होता, सुरेश ने संजीदगी से कहा।
मुझे खुशी है कि आपने इस बात का शिकवा कभी मुझसे नहीं किया। सुहान ने महज इतना कहा। शिकवे बहुत थे, लेकिन जब यहाँ आपको पहली बार देखा तो सारे शिकवे खुद ब खुद खत्म हो गए थे। आपके साथ बिताया हुआ हर पल बहुत खूबसूरत होता है, जो मैं किसी नाराजगी के नजर कभी खत्म नहीं चाहूंगा। जुरेस ने कहा तो सुहान ने अपना दूसरा हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा। तो क्या मैं ये समझूं कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ मेरी वजह से आए हैं? सुहान ने सब कुछ जानने के बाद भी पूछा। जी, मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ, और मैं अभी तक जान नहीं पाया कि आपने मुझे मानकर अपना सब कुछ अगर बताया था तो फिर यूं बेइनाई क्यों? जब बात खुली तो जैस ने भी पूछ लिया। मुझे बस सही नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ और शायद आपने मुझ पर तरस खाया हो। सुहान के अंदर कहीं ना कहीं आज भी कमतरी का एहसास था। जब मेरे अंदर आपके लिए एहसास जागे थे तो मैं आपके माजी से अनजान था, और मैंने आपको दिल से चाहा, कोई तरस नहीं खाया। सुरेश ने संजीदगी से कहा। उसको सुहान की ये बात पसंद नहीं आई थी। अच्छा छोड़े पुरानी बातों को, मेरी मुंह दिखाई सामने करें। सुहान ने माहौल में छाई संजीदगी को खत्म करने की कोशिश की। जरूर। सुरेश उसके हाथ पे अकीदत से भरा बोसा लेता उठकर वार्डरोब की तरफ आया। क्या लाए हैं? सुरेश ने फाइल उसके सामने की तो सुहान ने पूछा। पहले आपका हक मेहर अदा किया है, रही बात मुंह दिखाई की तो इसमें जुरेश दुरानी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। जुरेश ने बताया। सुहान की आंखें बेसाख्ता अक्षबार हुई थी। वो बेयकीन सी थी। उसको यकीन नहीं आया कि जुरेश उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। जुरेश, मुझ पर आपके पहले से बहुत एहसानात हैं, और आप ये जो मुंह दिखाई दे रहे हैं वो मैं नहीं ले सकती। सुहान ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने की खातिर उससे कहा। एहसान नहीं किया मैंने आप पर। कोई शोहर अगर बीवी के लिए कुछ करता है तो उसमें उसकी चाहत और मोहब्बत होती है, एहसान का कोई अंसर नहीं होता। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो वैसी भी आपकी है। सुरेश ने उसकी आंखों में उतरती नमी को अपने पोरों से साफ किए कहा। क्यों करते हो? सुहान ने बेबसी से उसको देखा। वो हमेशा उसके सामने बेबस हो जाया करती थी। मोहब्बत? जुरेश जैसे जान गया। हाँ, मोहब्बत। सुहान ने अपना सर असबाब में हिलाया। अगर बताकर हुई होती तो आपको जरूर बताता। जुरेश काम की लो खुजाकर बोला तो उसके अंदाज पर सुहान बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी थी। ये आप अपने पास रखें। सुहान ने प्रॉपर्टी के कागजात उसको थमाए। क्यों? जुरेश उलझकर उसको देखने लगा। मैं संभाल नहीं पाऊंगी। सुहान ने जैसे बहाना तराशा। क्यों संभाल नहीं पाएंगी? सुरेश ने पूछा। क्योंकि आप अच्छे से चीजों को संभालना जानते हो, और मैं चाहती हूँ ये भी आपके पास हो। नाम तो वैसे भी मेरे हैं ना, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास हो या मेरे पास? सुहान ने सादा अंदाज में कहा। लेकिन ये आपका है, और मैं चाहूंगा ये आप अपने लॉकर में रखें। सुरेश भी अपनी जगह बजत था। पर मैं तो ऐसा नहीं चाहती ना, और मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी मेरी किसी बात से अनहराफ करेंगे। सुहान ने आखिर में उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, जिसमें वो कामयाब भी ठहर गई थी। अच्छा सही है, जैसा आप कहो। सुरेश ने बिला आखिर हार मान ली। शुक्रिया, और मैं जरा चेंज कराऊं? सुहान ने मुस्कुराकर कहा। मैं मदद करवाता हूँ। सुरेश उठकर उसकी तरफ आया, अपना हाथ बढ़ाकर बोला, जो सुहान ने थाम भी लिया था। वो जो सारा दिन एक जगह बैठकर थक गई थी, कमरे में जैसे ही उसको लाया गया था तो वो बेड पर बैठती बेड ग्राउंड से टेक लगाकर सो गई थी। अब आंख उसकी किसी खटके के एहसास से खुली थी, जिस पर वो एकदम सीधी हुई तो नजर आशिर पर पड़ी, जो भी कमरे में दाखिल हुआ था। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। आशिर को अफसोस हुआ। सॉरी की कोई बात नहीं, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई थी, लाली ने बताया। आप थक गई हैं शायद। आशिर ने उसके चेहरे को देखकर मदम मुस्कुराहट से कहा। हाँ, एक जगह बैठकर कमर अकड़ गई थी, लाली ने एतराफ किया। एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, आशिर ने कहा। जी? लाली उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं जानता हूँ आप बड़े घर में पली बड़ी हैं, जहाँ आपकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो जाती थी, लेकिन यहाँ हालत थोड़े मुख्तलिफ है। हमारा ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सफ़ेद पोश घराना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको हर लिहाज से यहाँ खुश कर पाऊँ, ताकि आपको अपने फैसले पर पछतावा ना हो।
आशिर उसको देखकर ठहरे हुए लहजे में बोला तो लाली धीरे से मुस्कुराई थी। आपने सही कहा आशिर, मैं बड़े घर में पैदा हुई हूँ और उसमें भी कोई शक नहीं कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था। मेरा भाई मुझ पे जान छिड़कता था, लेकिन आशिर, बाज़ औक़ात हम लड़कियों की ज़िंदगियों में ऐसा कुछ हो जाता है जो हम अपने जान छिड़कने वाले भाई को भी नहीं बता सकते। मैं वहाँ अकेली बेटी थी। मुझे बचपन में सबका प्यार मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई सबके रवैया बदलते गए। मुझे वहाँ एक चीज़ की तलब बहुत होती थी, पहला सुकून, जो मुझे वहाँ कभी नहीं मिला। और आशे इंसान का सुकून महलों में नहीं होता, और ना सुकून हमारे आसपास होता है, बल्कि सुकून तो हमारे अपने दिल में होता है, जो मेरा अपनी हवेली में नहीं लगा था। वजह बस इतनी है कि वहाँ का माहौल मुझे कभी नहीं भाया। उस माहौल से बेजार होकर भाई तो अक्सर शहर जाकर खुद को पुरसुकून कर लिया करते थे, लेकिन मुझे हवेली में रहकर सब कुछ बर्दाश्त करना होता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी शादियां देखी हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ से भरपूर थी, जिसका अंजाम भी बहुत भयानक निकलता था। पहले असीर भाई की शादी जो कामयाब ना हो पाई, उसकी वजह ये समझी कि शायद एज डिफरेंट था, लेकिन फिर मेरे दूसरे भाई की शादी भी कोई ख़ास नहीं चली थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता था। हालांकि उन दोनों की शादी मोहब्बत की थी, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ना था जिससे आपका दिल भी चाहे कि वाकई शादी एक खूबसूरत रिश्ता है। पर जब आपने मुझसे कहा आप अब मुझे अपना बनाना चाहते हैं, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे अब उस केस से रहा हो जाऊंगी जिससे आज़ाद होने के ख्वाब मैंने जाने कब से सजाए थे। मेरी नज़र में दुनियावी आसाइशों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, खुद को पुरसुकून और ताज़ा तर महसूस कर रही हूँ। इसलिए आप इस टेंशन से आज़ाद हो जाए कि मैं यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी या फिर किसी चीज़ की कमी महसूस होगी। मैं यहाँ वो सब कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ बेखौफ होकर जी सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मुझ पर कोई बेवजह रोक-टोक नहीं करेंगे। लाली आज बोलने पर आई तो अपने अंदर मौजूद सारा गुबार निकालकर बाहर किया था, और उसकी सारी बात आशिर ने गौर से सुनी और समझी भी थी। आपको देखकर यकीन सा आ गया है कि औरत का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जहाँ वो खुद को मारकर दूसरों के लिए जीती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं ऐसी कोई नौबत नहीं आने दूँगा जिससे आपको लगे कि आपको एडजस्ट होने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना चाहिए, आशिर ने कहा। और मैं भी यही कहूँगी कि ऐसा मैं कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि एक औरत बस प्यार की भूखी होती है। अगर उसका शौहर ईमानदारी से उसके हर दुख दर्द और सुख चैन में हम कदम होगा, तो बीवी को किसी और चीज़ की तलब नहीं होगी, बल्कि वो अपने शौहर के साथ किसी झोपड़ी में भी हंसी खुशी रह लेगी, अपनी एक अलग खूबसूरत दुनिया बनाकर। लाली ने मुस्कुराकर उसको देखकर पुख्तगी से कहा तो आशिर भी जवाब में मुस्कुराया। वैसे आप ना लड़ाकू हैं और ना कमगो, आशिर ने मुस्कुराहट दबाए कहा। मैं आपको क्या लड़ाकू लगी थी? लाली को हैरत हुई। बिल्कुल, हमारी पहली मुलाकात में जिस कदर आपने मुझे बातें सुनाई थी ना, उस लिहाज से मैंने आपको लड़ाका तस्लीम कर लिया था, आशिर ने सर को खम देकर कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, उस दिन आपने मुझे कंफ्यूज से ऐसा कर दिया था और खुद को आप भूल गए हैं। लाली बस अपने इल्जाम लगता हुआ देखकर एहतजाजन बोली। हाँ तो फर्स्ट डे पर हर कोई यूनी में ऐसा करता है, आप तो कुछ ज्यादा बुरा मान गई थी, आशिर ने कहा। हाँ तो मैं कौन सा जानती थी, लाली या वहाँ देखकर बोली। अच्छा छोड़ो पुरानी बातों को, आप चेंज करके आराम करें, आशिर ने उसका गाल थपथपाकर कहा। जब बात खुद पर आ रही है तो सो जाओ, वेरी स्मार्ट। लाली उसको देखकर तासुब से बोली तो आशिर खिसियाना सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन फ़ाह की आंख आदतन मजबूर सवेरे खुली थी, और जब वो उठकर उसने बेड की दूसरी साइड पर देखा तो असीर बेड पे नहीं था, जबकि अकदस अभी तक गहरी नींद में थी। उसको लगा शायद असीर वॉशरूम में हो, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस पर उसका अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ नहीं था। तभी वो भी अकदस के माथे पर प्यार करती फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो उसका सामना सबसे पहले सनम बेगम से हुआ था। जब भी उसने उनको सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। सनम बेगम उसको देखकर मोहब्बत से बोली तो फ़ाहा मुस्कुराई थी। मेरी बेटी के हक पर डाका डाला है तुमने, इसलिए ये मत समझना कि तुम यहाँ कभी खुश रह सकती हो। नूरे जहाँ बेगम भी वहाँ आती फ़ाहा के निखरे हुए रूप को देखकर हसरत से गोया हुई। भाभी, सनम बेगम ने इल्तिजाइया अंदाज में उनसे कहा। क्या भाभी? मैं चुप नहीं रहूंगी, ये नागिन बनकर मेरी बेटी की खुशियों को डसने आई थी क्या?
नूरे जहां बेगम मजीद ऊंचा बोली थी क्योंकि उनको पता था कि असीर हवेली में सवेर निकलकर गांव के कामों में खुद को मसरूफ कर लेता है, हर एक की परेशानी और मसाइल जानकर उनको सुलझाने की कोशिश करता है। कैसा हक है आपकी बेटी का, क्या आप बताना पसंद करेंगी? फहाद बाजू सीने पर बांधती उनके रूबरू खड़ी होती बोली तो नूरे जहां बेगम एक पल को घबरा सी गई। ये जहां तुम रात को सोई और जिसको अपनी बेटी बनाने के चक्रों में हो तुम, वो मेरी नवासी और मेरी बेटी की औलाद है। नूरे जहां बेगम संभल कर बोली, अव्वल तो फा ने किसी का हक नहीं खाया, उसको वो मिला जो उसका था। रही बात आपकी बेटी की तो उसने खुद अपना चांद जैसा शोहर छोड़ा और फूल जैसी बेटी छोड़ दी, तो जो अब मेरे हैं और मैं नहीं चाहूंगी जो मेरा है उसका नाम किसी और के नाम से मसनूब करे। फहा कदम ब कदम चलती उनके रूबरू खड़ी होती, दो टोक लहजे में बोलती तो उसकी बात सुनकर नूरे जहां बेगम का मुंह हैरत की ज्यादती से पूरा खुला का खुला रह गया था। उनको यकीन ना आया कि मासूम नजर आने वाली फहा जो हवेली आई थी तो ज्यादा अपने कमरे में तक रहती थी, वो आज उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। आ गई ना तुम अपनी असलियत पर, दिखा दी ना अपनी औकात। वैसे तो बड़ी मिसनी बनकर रहती थी, अब एक रात में तुम्हारा रंग और तेवर ही बदल चुके हैं। नूरे जहां बेगम उसको देखकर तंजिया अंदाज में गोया हुई तो फहा धीमा सा मुस्कुराई थी, क्योंकि फहा इस हवेली पर तब अपना हक नहीं समझती थी, लेकिन अब यह हवेली उसके शोहर की है, तो अगर वो मेरे हैं तो उनकी चीजें मुझसे अलग तो नहीं हुई ना। फहा ने आखिर में उनसे तायद चाहिए तो नूरे जहां बेगम हाथों की मुट्ठियों को बीच कर उसको घूर कर आखिर में सनम बेगम को देखने लगी जो खुद फहा को देख रही थी। उड़ लो जितना उठना है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। नूरे जहां बेगम ने उसको वार्न किया और फिर वहां ज्यादा वक्त रुकी नहीं थी। आप हैरान होंगी ना कि फहा ने आज इस कदर सख्त और रूडली बात क्यों की। नूरे जहां बेगम के जाने के बाद सनम बेगम को देखकर फहा बोली। हाँ, सनम बेगम का सर खुद ब खुद असबाब में हिला था। अप्पू ने कहा था, फहा ने कहा। क्या कहा था? सनम बेगम ने पूछा तो फहा कल का दिन याद करने लगी जब सुहान और मिशा ने उसको दुल्हन के रूप में देखकर कहा था, देखो फहा, मैं कभी तुम्हारी शादी असीम मलिक से ना करवाती, क्योंकि एक तो वो गांव से है और दूसरा जहां से है मैं वहां ना खुद और ना तुम्हें बर्दाश्त करूंगी कभी भी। लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें असीम मलिक से मोहब्बत है। सुहान फहा के दोनों हाथ को थामकर बोली तो उसकी आखिरी बात पर फहा ने अपना सर झुका लिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी किसी शादीशुदा मर्द से करवाऊंगी, वो भी एक बेटी का बाप हो, पर मैं मजबूर हूँ। तुम मुझे बहुत अजीज हो और मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी खुशियों में रुकावट बनूं। अगर तुम्हें असीम मलिक चाहिए, उसका साथ चाहिए, तो मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें उसके संग हमेशा खुश रखे, पर मेरा दिल नहीं मानता तुम्हें वहां अकेला छोड़ने को। सुहान उसका चेहरा देखती हद दर्जा परेशानी का शिकार थी। आपको अब परेशान न हो, फहा को अपना ख्याल रखना आता है। फहा ने उसको तसल्ली करवानी चाहिए। देखो फहा, वहाँ चुप कभी मत रहना। अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे या तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो तुम दबकर नहीं रहना, बल्कि ऐसे रहना जैसे कोई तुम्हारे बारे में गलत ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाए। तुम्हें वहाँ बहादुर बनना है। चंद घंटों में तुम्हारा निकाह होगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए तुम्हें खुद को भी बदलना होगा। वहाँ मैं या मिशा नहीं होंगे जो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ अपना ख्याल और अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। सुहान ठहरे हुए लहजे में उसको समझाने लगी। ये निकाह के बाद बॉर्डर जंग लड़ने नहीं जाएगी जो तुम इतना सीरियस होकर उसको समझा रही हो। बहादुर बनना है या करना वरना भला भला, ये इतना कहने की कुछ जरूरत नहीं है। बस जो बक बक करे एक पंच उसके मुंह पर मारो, यकीन जानो फिर जहां वो तुम्हें देखेगा अपना रास्ता बदल देगा। मिशा दुल्हन के लिबास में मबलूस लापरवाह अंदाज में सोफे पर लहंगा फैलाए लेस चिप्स खाती हर से अपना मुफीद मशवरा देने लगी तो उन दोनों ने बारी बारी मिशा को घूरा। क्या ऐसे क्यों घूर रही हो? आई नो मुझ पर रूप बहुत आया है, लेकिन अब क्या नजर लगानी है? मिशा ने आंखें छोटी किए उनको देखकर कहा। मार धाड़ के अलावा कोई और बात आपको आती है? फा ने तंजिया पूछा। मुझे नहीं आती, लेकिन तुम्हारी इस अप्पू को आती है। मिशा ने सुहान की तरफ इशारा किया। अप्पू आप परेशान ना हो, वहाँ अगर कोई फहा को एक बात सुनाएगा तो फहा 10 बातें सुनाएगी। फहा सुहान की तरफ मुतवज्जा होती उससे बोली, जो काम हाथों से बखूबी हो सकता है उसके लिए जबान को जहमत क्यों देनी? खामखा होठ खुश हो जाएंगे, फिर पानी पीना पड़ेगा। मिशा को जैसे फहा की बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन इस बार उन दोनों ने मिशा को कड़े तेवरों से घूरा, जिस पर सटपटाती
کیونکہ وہ جانتی تھی یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن پر اس کا نہ تو زور چل سکتا ہے اور نہ اس سے بچ سکتی تھی۔ اچھا نا ایسے تو نہ دیکھو، میں نہیں کہتی کچھ۔ میشا نے اپنے ہونٹوں پر باقاعدہ انگلی رکھ لی تو سوہان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ مجھے تو اب اریان جیجو پر رونا آ رہا ہے، فہا خاص سے افسوس بھرے لہجے میں بولی، اور مجھے اس اسیر پر، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ شادی کے نام پر ایک بچی اڈاپٹ کر رہا ہے۔ میشا نے پل بھر میں حساب بے بک کیا تو فہا اپنا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ اس اسٹوری کو میں یہیں پر ہی اینڈ کرتی ہوں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔